तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे लाइव प्रोसेस चैप्टर के बारे में। और आज मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन करवाऊंगा और साथ ही साथ नोट्स दूंगा जिसमें सारी की सारी एनसीईआरटी कवर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइव प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस जीवन जीने के लिए जरूरी हैं उन्हीं को हम लाइव प्रोसेस कहते हैं। जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को जीने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मेनली इसमें हम चार टाइप की लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। जो भी बेसिक फंक्शंस हम आमतौर पर डेली रूटीन पर परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन आवर लाइफ, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन मतलब किस मीडियम से या कैसे हम खाना लेते हैं और उसे पचाते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, खाना ले लिया लेकिन उससे एनर्जी बनाना, उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद एनर्जी बना ली, एक पार्ट बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू। मतलब खाना भी ले लिया, खा भी लिया, एनर्जी बना ली, ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ वेस्ट ना हुए, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलेगा। तो उस वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना हम किस माध्यम से लेते हैं, किस मीडियम से लेते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका डाइजेशन कैसे करते हैं, हम उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। फूड को ऐसे तोड़ना ताकि उसमें से एनर्जी निकले, उसे उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड, खाना खाया तो एनर्जी चाहिए, कि एनर्जी कैसे बनती है, तो उस प्रोसेस को जानने के लिए हमें रेस्पिरेशन पढ़ना। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। मान लो एक जगह फूड आ गया, उसको दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना, उस एनर्जी को दूसरे पार्ट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा करते हैं। एक्सक्रीशन, जो भी हमने वेस्ट प्रोडक्ट खाया उसका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा बॉडी से, बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म नाम की एक प्रोसेस चलती है। मेटाबॉलिज्म मतलब खाने को पचाना और उससे एनर्जी बनाना, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो भी रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को या प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो टाइप की होती है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस वजह से आपको बता दिया भी। मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन भी यानी खाना, हम हमारे जो भी प्लेनेट है या आसपास है, दो तरीके से हम खाना लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, चाहे वो ऑटोट्रोफिक हो या हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मतलब चाहे तो वो खुद से खाना बनाएगा या जिसने खाना बनाया उससे लेगा। ऑटो मतलब खुद से खाना बनाना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब खुद से खाना बनाना। अपने आप से खाना बनाते हैं, कौन बनाते हैं? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये सब अपने आप से खाना बना लेते हैं। और इसके अंदर हम दो प्रोसेस इसके बारे में पढ़ेंगे: फोटोसिंथेटिक प्रोसेस और कीमोसिंथेटिक प्रोसेस। फोटोसिंथेटिक में फोटो मतलब लाइट, लाइट की मदद से खाना बनाना यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस हो गए। तो लाइट की मदद से खाना बनाना इसका फोटोसिंथेसिस। कीमो, कीमो मतलब केमिकल, केमिकल की मदद से या केमिकल एनर्जी की मदद से खाना बनाना कीमोसिंथेटिक कहते हैं। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरो मतलब अलग अलग, अलग अलग मीडियम से खाना लेना, उसे हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग, अलग अलग मीडियम से खाना लेना, उसे हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरों से खाना लेते हैं, अलग अलग मीडियम से खाना लेते हैं। इसके अंदर हम तीन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे: होलोजोइक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है। सेप्रोफिटिक में हम
मरे गले सड़े हुए पदार्थों से खाना लेते हैं कौन? ऑर्गेनिजम्स। वही पैरासिटिक एक होस्ट पकड़ लेता है, एक होस्ट से अपना खाना बना लेता है या उससे खाना ले लेता है। इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोट्रोफिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑटो मतलब खुद से खाना बनाना, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन खुद से खाना बनाना। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन लाइट एनर्जी की मदद से खाना बनाना, यूटिलाइजेज लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट, जो भी हमारे आसपास ग्रीन प्लांट्स हैं। और ये ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन होती है। और क्लोरोफिल पिगमेंट ही लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आगे फोटोलिसिस होती है, जिसकी वजह से खाना बनता है। ग्रीन प्लांट साइनोबैक्टीरिया और नोस्टॉक। साइनोबैक्टीरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का नोस्टॉक। जैसे ग्रीन प्लांट्स का एग्जाम्पल है मैंगो ट्री, नीम ट्री, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है नोस्टॉक। ठीक है। लाइट एनर्जी यानी सनलाइट, सनलाइट क्लोरोफिल में अब्जॉर्ब होगी, वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलेगी और ग्लूकोज यानी फूड बना देगा। प्लांट्स के अंदर याद रखना, ग्लूकोज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। और एनिमल्स यानी ह्यूमंस हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, वहाँ जो ग्लूकोज है वह स्टोर होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है। एक फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज बना देते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, साथ में वाटर भी रिलीज करते हैं। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल की प्रेजेंस, क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और वाटर भी रिलीज होता है। अब हम डिटेल में इवेंट्स देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या होते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ हर लीफ में हर जगह छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल। ठीक है। ये डायग्राम है एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। ये दो क्लोरोप्लास्ट के बीच में एयर स्पेस होगा। एक गार्ड सेल है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होगा? जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कैसे? वो फोटोलिसिस करेंगे। फोटोलिसिस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद रखना, जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगी वो वाटर के स्प्लिटिंग की वजह से होगी, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड की स्प्लिटिंग से नहीं होगी। मतलब वाटर की स्प्लिटिंग से, वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होगी। हम आमतौर पे ये सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन बनती है, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन बनती है वाटर से। वाटर टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिलीज ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिलीज ऑक्सीजन। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, वाटर से तो मिलेगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और कार्बन से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। अब ये देख लेते हैं जो ऊपर रिएक्शन पढ़ी थी हमने, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है या नहीं। देखो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ भी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, 24 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गए। यहाँ देखो 12 यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 6 6 टू 12, 12 यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंप्लीट। ऑक्सीजन के यहाँ 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन यहाँ, वहीं यहाँ भी 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ, 6 यहाँ, यानी 24 ऑक्सीजन में से 6
+6 और +12 इज इक्वल टू 24। ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को अब यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। इससे एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टीरिया। नाइट्रोबैक्टीरिया ये इतनी डिटेल में तो दे नहीं रखा बुक में, लेकिन एक लास्ट में एक स्लाइड अटैच कर दूंगा, अगर आपको पढ़ना है, क्यूरोसिटी है तो पढ़ लेना, वरना रहने देना। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा, ये देखो ये गार्ड सेल्स हो गए, ये हो गया स्टोमेटा, ये स्टोमेटल पोर, ये हो गया स्टोमेटा, यहाँ स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटोपोर सॉरी। स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट द सरफेस ऑफ सर लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का मैसिव एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अंदर लेना या ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ना, वो किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा की मदद से होता है। Massive amount of gases exchange take place in the leaf through these pore for the purpose of photosynthesis, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से अंदर आएगी और ऑक्सीजन यहीं से बाहर जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहीं से बाहर जाएंगे। गैसेस आल्सो एक्सचेंज थ्रू स्टेम एंड रूट सरफेस। गैसेस स्टेम और रूट से भी एक्सचेंज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सचेंज होती है लीफ से, और लीव्स में भी स्टोमेटल पोर्स से सबसे ज्यादा एक्सचेंज होती है। स्टोमेटा हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, वाटर भी बाहर निकलेगा, और उस एक पर्टिकुलर लॉस ऑफ वाटर को, यानी वाटर के लॉस को हम ट्रांसपिरेशन कह देते हैं। ये डिटेल में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आएगा कि ट्रांसपिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डन बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा रात को बंद हो जाते हैं और दिन में खुल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि इसके स्टोमेटा के साइड्स में गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। और ये गार्ड सेल्स के अंदर कभी पानी अंदर जाता है, कभी पानी बाहर आता है, इसलिए वो बंद और खुलते रहते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि अब हमें ये जानना है कि पानी कब अंदर आएगा और कब बाहर जाएगा, यानी कब वो स्टोमेटा क्लोज होगा और कब वो खुलेगा। व्हेन वाटर मूव्स आउट थ्रू द गार्ड सेल से पानी बाहर चला गया, यानी स्टोमेटा पिचक जाएगा, यानी स्टो मतलब गार्ड सेल पिचक जाएगा और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अगर व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, अगर पानी गार्ड सेल खुल जाएगा, अंदर और बाहर क्यों जाता है, ये देखो क्या होता है। जब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में डे में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और ग्लूकोज यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर कर देते हैं ग्लूकोज को। तो क्या होगा, ग्लूकोज बनती रहेगी, तो अंदर कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, किसकी, वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, तो पानी बाहर से अंदर आ जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। पानी मूव करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन, टू लो कंसंट्रेशन, तो ग्लूकोज बनी, यानी कंसंट्रेशन यहाँ वाटर की कम होगी, तो पानी अंदर आ जाएगा, तो पानी अंदर आ जाएगा। वहीं रात को कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलती है, लेकिन सनलाइट नहीं होती, तो इसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बन पाता, यानी पानी की क्वांटिटी अंदर ज़्यादा होगी और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती रहेगी, यानी बाहर लो कंसंट्रेशन होगी, किस चीज़ की, वाटर की बाहर लो कंसंट्रेशन है और अंदर हाई कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर चला जाएगा, क्योंकि वाटर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसलिए रात को स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और दिन में खुल जाते हैं। अब हम देख लेते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिल जाएगा, रूट से, किसके थ्रू, मतलब सोयल से, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, रूट्स की मदद से पानी सोयल से प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है या अब्जॉर्ब हो जाता है।
उसके बाद छोटे थोड़े बहुत मिनरल्स भी चाहिए माइक्रो क्वांटिटी में, कुछ कुछ मैक्रो क्वांटिटी में भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सोइल से मिल जाते हैं। और नाइट्रोजन है जो वो एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन और अदर कंपाउंड की सिंथेसिस में जरूरी होता है। ये दो टाइप से ले सकते हैं हम, काफी टाइप होते हैं लेकिन मेनली इस चैप्टर में दो पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में हम इसे ले लेते हैं। अगर सोइल से डायरेक्ट नाइट्रोजन अब्जॉर्व करते हैं या एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन अब्जॉर्व करते हैं तो वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता प्लांट में, तो हमें इसे नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम है। और ये प्रोसेस प्लांट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे होती है, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ये फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से इसको हम अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम हो गया। और उसके बाद ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला एक टाइप का स्ट्रक्चर जो हेल्प्स इन, इसको चलने में मदद करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट, चलने में मदद करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। इसी प्रकार हम एक सीलिया स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एक विल्लाई पढ़ेंगे। सीलिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और विल्लाई भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। सीलिया मूवमेंट यानी लोकोमोशन में हेल्प करता है और विल्लाई अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ सिल्लाई हमारे चैप्टर और विल्लाई स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस में मिलता है, ह्यूमंस में मिलता है। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के होलोजोइक, होलोजोइक मतलब ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंडाइजेस्टिंग होल होल फूड मटेरियल। होल से होलोजोइक याद रखना, होल से होलोजोइक मतलब सारा खाना जो भी खाते हैं वो अंदर ही डाइजेस्ट होता है, अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ह्यूमन और अमीबा, हम खाना खाते हैं और अंदर ही हमारे पेट के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो जाती है और अंदर ही अब्जॉर्प्शन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उन्हें हम होलोजोइक कहते हैं। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन डेड एंड डिके फूड मटेरियल, जो मरे गले सड़े चीजों पर अपना भोजन या उन पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम सेप्रोफिटिक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फूड जो है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो गई, जब आप देखते हैं ब्रेड पर फंजाई लग जाती है या कहें कि फफूंद लग जाती है, वो उसको ब्रेड को बाहर ही तोड़ने लग जाती है, उसको तोड़ने के बाद अंदर अब्जॉर्ब करेगी, यानी फूड इज अब्जॉर्ब इंटरनली। तीन टाइप की फंजी पड़ेंगे, मतलब तीन टाइप की फंजी इंपॉर्टेंट है, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मॉड्यूल्स। ब्रेड मॉड्यूल्स ही जो ब्रेड पर फंजी लग जाती है उसे कहते हैं। यीस्ट एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, और ये रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आप को बढ़ाता रहता है। ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मशरूम होगी, मशरूम, और ये ब्रेड मोल्स होगा। यहाँ पे फंगी लगी हुई है, फंजी लगी हुई है सर। अब हम बात करेंगे पैरासाइटिक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासाइटिक क्या करता है? ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट, होस्ट प्लांट और एनिमल। होस्ट मतलब जहां से वो न्यूट्रिशन लेगा, किसी एक प्लांट या एनिमल के ऊपर चिपक जाएगा और उससे न्यूट्रिशन खींचेगा विदाउट किलिंग द होस्ट। होस्ट को नहीं मारेगा, अगर होस्ट को मार देते हो फिर उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल है अमरबेल यानी कसकटा, कसकटा यानी अमरबेल। ये उसकी फोटो है कसकटा अमरबेल की, ये येलो कलर की है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना पाती और ये खाना लेती है किसी भी एक प्लांट के चारों तरफ लिपट जाती है, और उसको उससे जो भी न्यूट्रिशन मिलता है उससे वो खींचती रहती है। और प्लांट को न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, या उसे किसी चीज की डेफिशिएंसी हो के कोई डिजीज हो जाएगी प्लांट को। ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द हाउस, चाहे तो वो
एनिमल्स में मेनली क्या होता है, ये एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं, बॉडी के अंदर, वहीं से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं जैसे कि पेट में कीड़े हो गए, वह उसको हम कहते हैं टेपवर्म। टेपवर्म क्या करते हैं, हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एक एस्कैरिस भी होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, मतलब मिलता है, वो भी हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। एक है लाइस, यानी जुएं, जुएं हो जाती है हमारे सिर में, जो कि हमारी स्कैल्प से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती रहती हैं, और बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो बाल झड़ने लग जाते हैं। ऐसे लीच, कई बार लीच भी घूमती रहती है बारिश के सीजन में और बॉडी पे चिपक जाती है तो हमारा खून चूसती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल में न्यूट्रिशन इन अमीबा की। अमीबा एक यूनिसेलुलर इनडिफिनाइट शेप का सेल है, या कहें कि ऑर्गेनिज्म है। एक सेल का ऑर्गेनिज्म, और इसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, ये किसी भी शेप का हो सकता है। ये क्या करता है, एक स्टूडियो अपनी बॉडी के, जहाँ भी फूड मटेरियल देख लिया तो वहाँ अपनी बॉडी फैलाने लग जाता है उसको घेरने के लिए, उसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। देखिए अमीबा है, इसको फूड पार्टिकल दिखा, इसने अपनी बॉडी को फैलाना शुरू कर दिया, फूड मटेरियल के चारों तरफ अपनी बॉडी को फैला लिया और उसको एंगल्फ कर लिया। अमीबा के अंदर 5 तरह की प्रोसेस होती है। इंजेक्शन यानी निगलता है वो, इसको डाइजेशन करता है, फिर इसका अब्जॉर्प्शन करता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और इसको बाहर निकाल देता है, यानी इजेशन करता है। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इजेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अमीबा अपने सूडोपोडिया को फैलाता है, फूड को कैप्चर करता है, उसको फूड वैक्यूल के अंदर ले जाता है और उसका फूड का डाइजेशन करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है थ्रू आउट द फ्रॉम सरफेस ऑफ सेल। उसको हम इजेशन कहते हैं। अगर सिंपल सब्सटेंस है वो सीधी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं, उसको इनमें प्रोसेस से गुजरने की, यानी असेंबलेशन से गुजरने की जरूरत नहीं होती, वो सीधी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होते हैं, इतना एनर्जी ले लेते हैं। अमीबा की तरह ही एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर सेलुलर है, लेकिन इसकी डेफिनेट शेप है और अमीबा की डेफिनेट शेप नहीं है। फूड इज टेकन अप बाय स्पेसिफिक स्पॉट, स्पेसिफिक फूड स्पॉट से ये पैरामीशियम फूड लेता है। जैसे अमीबा किसी भी जगह से फूड ले लेता है, जहाँ भी फूड देखा है उसी वहीं पे फूड पूड़िया खा ले लेता है, लेकिन ये वहां पर चल के, यानी सीरिया की मदद से चल के जाता है और स्पेसिफिक फूड स्पॉट, जैसे हमारा माउथ है, वहीं से फूड फूड लेता है ये। फूड इज मूव टुवर्ड्स स्पेसिफिक स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया की मदद से वहाँ फूड पहुंचा देते हैं। सीलिया क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बॉडी के चारों तरफ मिलते हैं और ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में। और ये कवर पैरामीशियम के बॉडी के चारों तरफ और सारी जगह फैले होते हैं बाहर की। ये देखो, ये पैरामीशियम की लाइफ स्लाइड है, ये पैरामीशियम है और इसके यहाँ सीलिया 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 प्रेजेंट है बॉडी के चारों तरफ। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये उसकी बॉडी होगी, ये साइड में सीलिया हो गए, ये ओरल ग्रूव है जहाँ से खाना अंदर जाएगा, ये फूड वॉक्यूल है जहाँ खाना इकट्ठा होगा, ये उसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी पैरामीशियम का यहाँ सीलिया प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होती है ये, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होती है, ये अलग टाइप के जूसेस और एंजाइम्स रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एक एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है और जहाँ ये ग्लैंड्स अपना जूस रिलीज करती हैं। ये देखो, ये माउथ हो गया, ये टंग, ईसोफेगस, फूड पाइप, फूड पाइप, लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, जे शेप स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी
ये अपेंडिक्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन एनस, जहाँ से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जूस क्रिएट करती है जिसके अंदर तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये बाइल डक्ट है। ये गॉल ब्लैडर है जहाँ बाइल जूस क्रिएट मतलब इकट्ठा होता है, और बाइल जूस सिक्रेट कौन करता है? लीवर। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। और ये बाइल डक्ट है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस बाइल जूस जाता है। ये देखिए माउथ, पैलेट, यूव्यूला, टीथ, टंग। माउथ के चार पार्ट, पैलेट जो ऊपर वाला तलवा होता है उसे हम पैलेट कहते हैं। यूव्यूला पीछे घंटी सी, ऐसे घंटी के शेप की होती है। ये हेल्प कर मतलब मदद करती है, नेजल पैसेज को कवर कर देती है, और ये खाने को नेसल पैसेज में जाने से रोक देती है। यूव्यूला रोक देता है। टंग, टीथ हो गए, टंग हो गई। टंग मस्कुलर ऑर्गन है, टेस्ट में, स्वेलोइंग में हेल्प करती है। सिलाइवरी ग्लैंड्स, ये प्रेजेंट है, या ये सिलाइवरी ग्लैंड है। ये तीन तरह की सिलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, पैराटोइड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये सभी सिलाइवा सिक्रीट करती हैं, और सिलाइवा के अंदर ही सिलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, और डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। थ्रोट है, फेरिंग्स है जहाँ से एयर पैसेज होती है, वोकल कॉर्ड यानी लैरिंग्स है जहाँ से आवाज निकलती है, लैरिंग्स। ईसोफेगस यानी फूड पाइप है, ये लीवर है। ये छोटा सा गोल ब्लैडर है, ये गोल ब्लैडर है, ये गोल ब्लैडर। यहाँ बल्जियस इकट्ठा होता है। गोल ब्लैडर की एक डक्ट और लीवर की डक्ट मिला के ये कॉमन बाइल डक्ट बना देती है, ये कॉमन बाइल डक्ट बना देती है जहाँ से बाइल सिक्रेट होता है। ये पेनक्रियाज, ये भी देखो, ये पेनक्रियाज हो गया, ये पेनक्रियाज है। जे शेप स्टमक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट है, सी शेप, जुजेनम मतलब ड्यूडेनम, ये थोड़ी जूजेनम होगी, ये इलियम होगी। कोल्ड स्ट्रक्चर, ये इलियम है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स हैं, ये ट्रांस मतलब असेंडिंग कोलोन, नीचे से ऊपर असेंडिंग, ये ट्रांसफर लेटी हुई ट्रांसफर, और ऊपर से नीचे डिसेंडिंग कोलोन। ये सिग्मोइड यानी सिग्मा शेप की सिग्मोइड, और ये रेक्टम हो गया, और ये एनस हो गया। सीकम भी प्रेजेंट होता है, सीकम में बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में या एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दो टाइप से हम डिवाइड कर देते हैं, एसोसिएटिव ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट हैं? कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है? सिलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सिलाइवरी अमाइलेज रिलीज करती है, लीवर जो कि बाइल जूस रिलीज करती है, और पेनक्रियास जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। उसके अंदर तीन टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस है। एक एनसीईआरटी में बॉक्स दे रखा है डेंटल कैरिस के बारे में। इसमें बताया गया है कि अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पर प्लेग बन जाता है। और जो भी सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है वहां पर अपना एक्शन नहीं दिखा पाता, यानी एसिड से रिएक्ट, एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो भी इनेमल है वो डीमिनरलाइज हो जाता है, और वहां से इनेमल खोखला होना शुरू हो जाता है, और ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि पल्प तक पहुंच जाता है। ये पढ़ लेना। बॉटनी है, एक दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वन क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, कई बार दो नंबर का भी आ जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एक फ्लोर चार्ट की फॉर्म में आपको समझा दूंगा, और इससे बाहर ह्यूमन डाइजेशन में शायद ही कुछ आए। एक बात याद रखो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उसको हम इंजाइम्स कहते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं या कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो भी रिएक्शन को फास्ट कर दें, यानी कोई भी रिएक्शन हो रही है, मान लो हाइड्रोजन और वाटर कंबाइन होकर वाटर बनाता है, या
कार्बन और हाइड्रोजन वाटर कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, मतलब इनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। कौन? कैटलिस्ट। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स कहते हैं, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर मिलते हैं, इसे एंजाइम्स कहते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। माउथ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ के हम तीन पार्ट या तीन पार्ट कह सकते हैं कि हैं, जिस जहाँ से मतलब डाइजेशन में हेल्प मिलती है, यानी टीथ। माउथ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। टीथ, टीथ क्या करता है? मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, मतलब टीथ फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। और कैसे? वो फूड को हम जैसे चबाते हैं और उसको क्रश करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में या पार्ट्स में टूटने लग जाता है, जहाँ पर वो सलाइवा एक्ट करता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है सलाइवा। और उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या है? सिंपल शुगर होती है। टीथ छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को तोड़ेगा, सलाइवा उसके अंदर मिक्स होता रहेगा। सलाइवा के अंदर सलाइवरी है, माइलेज है, जो कि फूड को यानी कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को वो यानी स्टार्च को वो छोटे छोटे यानी सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। मान लो एक कोई भी चीज खाओ, रोटी खाओ, अगर आप उसको चबाते रहोगे तो आपको मीठा मीठा टेस्ट आने लग जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ स्टार्च यानी सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। टंग कैसे? तो टेस्ट, फूड के टेस्ट के लिए होती है। टंग के ऊपर छोटे छोटे पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं, पैपिला, जो कि हमें हेल्प करते हैं कि डिटरमाइन करने में कैसा है, खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, उमामी टेस्ट है या तीखा है, पैपिला की मदद से। टंग क्या करती है? रोलिंग और स्वेलोइंग ऑफ फूड में हेल्प करती है। और यहाँ एक टंग के पीछे एक स्ट्रक्चर यूव्यूला, यूला प्रेजेंट होता है, जो कि नेसल पैसेज को कवर कर देता है और जो भी फूड की एंट्री को नेसल पैसेज में जाने से रोकता है। एक एपिग्लोटिस भी प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस, जो कि फूड को जो भी रेस्पिरेटरी और सिस्टम है उसके अंदर, यानी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपने फूड पार्टिकल्स को जाने नहीं देता। ईसोफेगस फूड पाइप होती है, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं खाने को स्टोमक में पहुंचाने, खाने को स्टोमक की तरफ पहुंचाने में उसको पुश करते रहते हैं। एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, अगर ये मूवमेंट उल्टे हो जाएं तो वोमिटिंग की कंडीशन होती है। फूड पाइप सिर्फ पैसेजिंग का काम करती है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। स्टमक है या ठीक है, उसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और एक म्यूकस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है और एचसीएल होता है। एचसीएल क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, और बैक्टीरिया और अदर जो भी जर्म्स हैं खाने के साथ, अगर हमारे खाने के साथ गलती से अंदर आ जाएं तो उसे किल कर देता है। और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन एंजाइम को, ताकि वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प कर सके। पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है, पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है। और म्यूकस क्या करता है? एचसीएल या कोई भी अदर जूसी सिक्रीट होते हैं तो उसे एलिमेंट्री कनाल की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम उसका म्यूकस है। एचसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एलिमेंट्री कैनाल डैमेज ना हो जाए, इसीलिए म्यूकस एक थिक कवर की लेयरिंग बना देता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ताकि एचसीएल डैमेज ना कर सके एलिमेंट्री कैनाल को। थिक लेयर ऑफ म्यूकस अराउंड एलिमेंट्री कैनाल प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक की इनर लाइनिंग को, या कोई एलिमेंट्री कैनाल में होती है उसको बचा लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फाइनल डाइजेशन होता है, और स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। स्फिंक्टर एक टाइप का पैसेज होता है जो कि फूड को यूनिडायरेक्शनल फ्लो में ले आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन
के अंदर 3 टाइप के जूसेस क्रिएट होते हैं, या इसके साथ लीवर ग्लैंड भी एसोसिएट होती है, और पैनक्रियास ग्लैंड भी एसोसिएटेड होती है। क्या करता है, लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। इसी को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। और बाइल जूस एस मतलब अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ट्रिप्सिन एंजाइम को एक्ट करने के लिए। पेप्सिन को चाहिए एसिडिक मीडियम, और ट्रिप्सिन को चाहिए अल्कलाइन मीडियम, और दोनों प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियास क्रिएट करेगा पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को, यानी डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में, और अल्कलाइन मीडियम बाइल जूस प्रोवाइड करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जो इमल्सिफाई फैट है उसे डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इमल्सिफाई वही बताया जो ब्रेक डाउन हो जाता है लार्ज फैट ग्रैन्यूल्स का स्मॉल ग्रैन्यूल्स में, उसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्रैन्यूल्स टू स्मॉल ग्रैन्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इंटेस्टिनल जूस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल सेल्स होते हैं, उसके द्वारा सिक्रेशन होता है, और यहाँ फाइनल डाइजेशन हो जाता है सभी प्रकार के फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हीली भी प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके अंदर रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल की, रिच सप्लाई मतलब इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल होती है जो कि हेल्प करती हैं फूड के एब्जॉर्प्शन में। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे एक सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर है और एक है ऐसे, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका स्ट्रक्चर का। यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन इसको हेल्प करती है, सरफेस एरिया इसका बढ़ा देती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। हर्बीवोरस animals has longer small intestine than carnivores because डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इज डिफिकल्ट। मतलब सेलुलोज को पचाना बहुत मुश्किल है, और सेलुलोज घास फूस में होता है जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, तो इसीलिए हर्बीवोरस एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस एनिमल्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, यहाँ सिर्फ अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। उसके बाद फूड चला जाता है रेक्टम में यहाँ टेम्परेरी कलेक्शन होता है फूड का, और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, हेल्प इन डाइजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है। एक ओवर कार्बोहाइड्रेट माइलेज एंजाइम एक्ट करेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम काम करेंगे। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में और ट्रिप्सिन अल्कलाइन मीडियम में, और उसे अमीनो एसिड के फॉर्म में तोड़ देगा। फैट्स लाइपेज एक्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम, और बाइल जूस लाइपेज एंजाइम की मदद करेगा उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में यानी ग्रैन्यूल्स में तोड़ने के लिए, और उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गया आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। देखो ये माउथ हो गया, माउथ हो गया, ये ईसोफेगस हो गई, ईसोफेगस, फूड पाइप, ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ये जे शेप स्टमक,
सी शेप ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, सी शेप ड्यूडेनम। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, रेक्टम हो गया, ये एनस, और ये हो गया सीकम। बैक्टीरिया होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, कोल्ड इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सिस्टम है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अच्छा, एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये नेसल पैसेज जहाँ से हवा जाती है, एयर जाती है, और कहीं की ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। ये माउथ कैविटी होगी, यहाँ से भी हवा अंदर जाती है। ये फेरिंग्स हो गया, कॉमन पैसेज हो गया। ये लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स हो। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हो गए, जो कि एयर पैस के कोलेप्शन में मदद करती है, यानी कोलैप्स को कैसे बचाती है। अगर हम तेज तेज सांस लेंगे तो वो पिचक ना जाए पाइप, उसको कोलैप्स होने में बचाती है। कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये आगे ये लंग्स हैं, ये लंग्स हो गए। ये रिब्स हो गए, रिब्स, RIBS, रिब्स। ये डायफ्राम हो गया, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ये ब्रोंकी होगी, आगे आगे इसके ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स भी, प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स और टर्सरी ब्रैंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स के बाद में एल्वुली, एल्वुली और सैक, यानी एल्वुली और सैक के अंदर एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई, एल्वुलाई। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, एल्वुलाई, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वुलाई। अब थोड़ा एक डिटेल डायग्राम भी देख लेते हैं, याद नहीं करना, मतलब आपको समझाने के लिए दिखा देते हैं डिटेल डायग्राम। नेजल कैविटी, नेजल पैसेज हो गया, मतलब ठीक है, नोज होगी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, एपिग्लोटिस, जो कि फूड फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने से रोकता है, फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस कवर कर देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। ये कार्टिलेज जो हो गए, ठीक है, ये कार्टिलेज के बाद ये ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकिया आ गई, मेन ब्रोंकिया। उसके आगे छोटे छोटे, ये देखो, ये ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स निकले हुए हैं। ये पीछे इसके ईसोफेगस है, ईसोफेगस। ये लंग है, लेफ्ट लंग। ये राइट लंग है, इसके 3 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब, हॉरिजॉन्टल लोब या मिडल लोब, और ये इंफीरियर लोब। 3 टाइप की लोब्स होगी। ये पहल, और जिस की मदद से डिफरेंशिएट होती हैं, ये उसे फिक्सचर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल फिक्सचर है, हॉरिजॉन्टल शेप। ओब्लिक फिक्सचर यानी ओब्लिक है, जिसकी 2 लोब हैं, सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब। ये 3 लोब स्ट्रक्चर है, और ये दो लोब का स्ट्रक्चर है। ये एल्वुलाई का डिटेल स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्सपेंड्स व्हेन एयर एंटर्स इन इट। जब भी हवा इसके अंदर जाती है, और ये एक्सपेंड हो जाते हैं गुब्बारे की तरह। साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहीं से ब्लड और लंग्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर एक्सपेंड व्हेन एयर एंटर्स, जब भी हवा इनके अंदर जाती है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर सप्लाई ज़्यादा होती है ब्लड वेसल की। ये एक सिंपल डायग्राम है एल्वुलाई का। ये CO2 डिफ्यूज हो रही है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है। अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ रही है। और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की, और बाहर कम है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। बाहर सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, और अंदर
मान लो 98% कार्बन डाइऑक्साइड या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ये आरबीसी की मदद से या हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये इसी को हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर इज एंड आउट ऑफ द लंग्स। सिर्फ हवा को बाहर निकालना और अंदर लेना ही ब्रीदिंग है। जैसे सांस ली, इनहेलेशन, सांस बाहर निकाली, एक्सहेलेशन, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन कहते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ग्लूकोज को तोड़ना ऑक्सीजन की मदद से ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग कहाँ होती है? लंग्स में ब्रीदिंग होती है। फेफड़ों में ही हम सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन सेल्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ से एनर्जी निकलती है। ये फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल यानी लंग्स और डायफ्राम इन्वॉल्व हैं सांस लेने के लिए और सांस छोड़ने के लिए। और यहाँ केमिकल प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, एनर्जी बनाते हैं, केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन में एक टाइप का केमिकल है जो कि ग्लूकोज की यानी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब रेस्पिरेशन के भी दो टाइप हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एरो, एरो मतलब एयर, एयर, एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होती है उसे हम एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनर्जी मूव, एनर्जी फॉर्म्स और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनती है। और वे कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होती है। और इसके एंड प्रोडक्ट है CO2 और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसके एंड प्रोडक्ट है। वहीं एनएरोबिक, अन मतलब ऑक्सी एरो, अनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, इसमें कम एनर्जी निकलती है। और इसके एंड प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, इथेनॉल भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। एक रिएक्शन दे रखी है, मतलब इन फ्लो चार्ट दे रखा है इस सभी प्रोसेस का। ये इम्पोर्टेंट है, हर बार 3 नंबर में आता ही आता है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6, C6H12O6, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगी और पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। ये सभी में कॉमन है। उसके बाद अलग अलग टाइप होते हैं। अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस होगी तो वो सीधे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज कर देगा, वो भी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल में इसको बना देगा। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? यीस्ट में। अगर ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा में है तो उसे लैक्टिक एसिड वे बना देता है। जैसे हम भागते हैं, जहाँ भागते हैं तो अगर हम रुकेंगे तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होगा। क्यों होता है? क्योंकि वहां लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। क्रैम्प्स भी इसी वजह से आते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये हमारी मसल्स में होता है। इस ये प्रोसेस हमारी मसल्स में होती है। अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज होगी। ये ATP का एक बॉक्स है, NCERT में देख लेते हैं।
एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एटीपी हर सेलुलर प्रोसेस में यूज होती है, यानी एनर्जी यूज होती है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। एडीपी से एटीपी बनाने में हेल्प करती है क्योंकि उसके अंदर जाता है। एडीपी यानी एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, डाई मतलब टू, और ट्राई फॉस्फेट यानी ट्राई मतलब तीन, ट्राई फॉस्फेट। डाई मतलब दो और ट्राई मतलब तीन, यानी दो से तीन, यानी एक फॉस्फोरस जुड़ जाएगा। फॉस्फोरस जुड़ा, एनर्जी दी एडीपी से एटीपी बन गई। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसके अंदर एनर्जी देनी पड़ती है इन द सेल एंड देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। और रिएक्शन में एटीपी का यूज कर देते हैं ताकि एटीपी से एनर्जी रिलीज हो सके। अगर एटीपी से एडीपी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, अगर एडीपी से एटीपी बनेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। when the terminal phosphate linkage in ATP, एटीपी मान लो ये एडिनोसाइन है, ट्राइफॉस्फेट मतलब ये एडिनोसाइन है, ये तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, इसके तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको तोड़ देंगे, टर्मिनल फॉस्फेट फॉस्फेट को तोड़ेंगे वाटर की मदद से, तो एनर्जी निकलेगी। और कितनी अमाउंट की एनर्जी निकलेगी? 30.5 किलो जूल की। Think how battery can provide energy for many different kind of heat can be used to obtain mechanical energy, light energy. Similarly, it can use the cell to contraction the muscle photosynthesis। जैसे बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है जो भी हमारे आसपास की चीजें, वैसे ये एटीपी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि काम हो सके। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे कैसे, उसकी एक फ्लो चार्ट। नोस्ट्रिल नेसल पैसेज में गई, नेसल पैसेज से फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, बड़ी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्लड। एटमॉस्फेयर की वैल्यू मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है, और ब्लड में लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वैसे ही ब्लड में कंसंट्रेशन है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की, और एटमॉस्फेयर में कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ब्लड से एल्वलाई, एल्वलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नजल पैसेज, नेसल पैसेज से नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो गई। अब देख लेते हैं इनहलेशन और एक्सलेशन कैसे होता है। द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, डायफ्राम गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, एयर एंटर्स इन लंग थ्रू नोस्ट्रिल। देखो, सांस लेंगे तो डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा, और एक वॉल्यूम गैप बनेगा जिसकी वजह वजह से हवा अंदर आ जाएगी। और जब हम सांस छोड़ेंगे डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा, तो डायफ्राम एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, डायफ्राम प्रेशर एक्सर्ट करेगा और एयर को बाहर की तरफ निकाल देगा। द मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्सेस, रिलैक्स हो जाएंगे। डायफ्राम गोज अपवर्ड एंड बिकम डोम शेप में हो जाएगा, और एयर लंग से बाहर निकल जाएगी, इसी को हम एक्सपीरेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा प्लांट में और ह्यूमंस में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज है, ये हमने पढ़ दिया। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट द ऑल सेल आर इन कांटेक्ट विद एयर। और जो सेल, जो भी सेल्स के बीच में ज्यादा सेफ वो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं ताकि हवा की कांटेक्ट में प्लांट सेल बना रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू होती है, हमने देख लिया। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन होता है। हाई कंसंट्रेशन इन लंग्स होगी ऑक्सीजन की, तो लो कंसंट्रेशन सेल में होगी, तो वहां से मूव कर जाएगी। वैसे ही सेल सेल में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और लो कंसंट्रेशन लंग में, तो वो सेल से लंग्स के अंदर चली जाएगी। नाइट में CO2 रिलीज करते हैं स्टोमेटा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो CO2 का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। दिन में ऑक्सीजन रिलीज होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी और यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 हो जाएगा।
एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर में, और एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले जीव जंतु वो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मान लो ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसके अंदर ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है। रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वाटिक एनिमल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो सेम ऑक्सीजन के लिए उसे ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी। हमारे ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन का प्रोटीन हीमोग्लोबिन। ही मतलब आयरन, चार आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, दो टाइप के प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन टेकन हीमोग्लोबिन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, और CO2 मेनली ट्रांसफर होती है वाटर में डिजोल्व होके, क्योंकि CO2 मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। CO2 ज़्यादा सोल्यूबल है वाटर में ऑक्सीजन के मुकाबले। ऑक्सीजन 98% या 90%, 5% हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। एक रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। द अमाउंट रिमेन इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू ऑक्सीजन टू, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट लंग्स में रहती है ताकि लंग्स पिचक ना जाए। अगर कुछ ना कुछ हवा लंग्स में नहीं रहेगी तो लंग्स पिचक जाएंगे, तो इसलिए रेजिडुअल मतलब बची हुई। द अमाउंट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, जितना ज्यादा जोर से हम एक्सहेल करेंगे उसके बाद भी जो भी हवा बची रह जाएगी उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम करेंगे, और ये प्रोवाइड करता है सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू ऑब्जॉर्ब, हवा अंदर ले लेगा और CO2 को बाहर छोड़ देगा। प्रिवेंटिंग एल्वेलाई टू कोलैप्स, एल्वेलाई को पिचकने से रोकने के लिए ये हवा रहती है लंग्स के अंदर। इफ द ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, देखो। इफ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर हम जितने भी एल्वियोलाई हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है अगर उसको हम स्प्रेड कर दे, इट कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर तक फैल जाएगी, 80 मीटर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस ऑफ बॉडी इज, और अगर हम बॉडी के हर एक पार्ट को खोल दे तो उसका सरफेस मतलब बॉडी का सरफेस एरिया सोचो कितना होगा। कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैस बिकॉइंग लार्ज सरफेस, सोचो कितना मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, कितनी ज्यादा मतलब कॉम्पैक्ट करके हमारी बॉडी में एल्वलाई को रखा हुआ है। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल टू गेट टोज फ्रॉम आवर लंग्स और इन डिफ्यूजन के थ्रू ही अगर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हुई तो सोचो कि 3 साल लग जाएंगे एक ही मॉलिक्यूल को हमारी लंग्स से पैर तक पहुंचने में। इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं करती, हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करती है। Smoking injuries to health. Lung cancer is one of the most common cause of death in the world. The upper part of respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia. Cilia upper respiratory tract में भी मिलते हैं। Movement में this cilia help to remove germs, dust and other harmful particles. Cilia उसको कैप्चर कर लेते हैं germs को from inhaled air. Smoking destroy these hair due to which germ, dust, smoke and harmful chemical enter lungs. जो स्मोकिंग है वो इन हेयर्स को यानी सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड कॉज इन्फेक्शन कॉज ट्रांसपोर्टेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट, किसी भी सब्सटेंस को एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ह्यूमंस में ये दो सिस्टम्स में डिवाइड है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। मेजरली पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है में शामिल है और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट लिम्फेटिक सिस्टम से होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये क्या क्या स्टडी करते हैं? वो हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट ब्लड को पंप करेगा, किसको पंप करेगा? ब्लड को। और ब्लड कहाँ से ट्रांसफर होएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ये तीनों चीजें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। लंग्स में क्या होगी? ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन, एक पल्मोनरी वेन है, वो लेके चलेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में, हार्ट के पार्ट में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगी ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए
एओर्टा के थ्रू ये जाएगी बॉडी ऑर्गन्स में। ये अभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सेल्स में या बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन यूज हो गई एनर्जी बनाने में, तो यहाँ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। वेना केवा के थ्रू ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा। ये एक वैसे मैंने आपको बता दिया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ओवरऑल बता दिया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं हार्ट का। ये हार्ट एनसीईआरटी में डायग्राम है। ये है लेफ्ट एट्रियम। हम ह्यूमंस का हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर हार्ट है। 4 चैम्बर। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से चैम्बर्स हैं? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। दो टाइप के एट्रियम हैं, जो कि एक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। दो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम है, जिसे सेप्टम मतलब डिवाइडिंग वॉल इन दोनों वेंट्रिकल्स को अलग अलग रखती है। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग्स से हार्ट। जहां भी वर्ड आ गया पल्मोनरी यानी लंग्स से हार्ट, या लंग्स देखो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी मतलब लंग्स हो गया। पल्म वेन क्या करती है? लंग्स मतलब किसी भी बॉडी पार्ट से टुवार्ड हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है, टुवार्ड हार्ट वेन। आर्टरी हार्ट से दूर, आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है, दूर लेके जाती है ब्लड को। पल्मोनरी मतलब लंग्स, लंग से निकलेगी आर्टरी और लंग हार्ट में जाएगी, यानी पल्मोनरी वेन। लंग्स से हार्ट यानी बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ वेन होगी, और लंग्स से निकल रही है तो पल्मोनरी वेन। ठीक है। पल्मोनरी वेन्स हो गई। पल्मोनरी आर्टरी यानी लंग्स की तरफ जाएगी, और आर्टरी मतलब लेके हार्ट से दूर जाएगी, हार्ट से दूर जाए यानी हार्ट से निकलेगी और लंग्स की तरफ जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। ये थोड़ा रियल स्ट्रक्चर है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है। ये एओर्टा होगी, एओर्टा। ये पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी वेन होगी, ये इंफीरियर वेना केवा होगी, ये सुपीरियर वेना केवा होगी। ठीक है। वेना केवा, वेन्स यानी बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ, वेना केवा नाम है। ठीक है। अब हार्ट के थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, और एक मुट्ठी, मुट्ठी के जितना है, और ये लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड है। हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर, हार्ट के पास 4 चैम्बर हैं, ये अलग अलग चैम्बर है। और चैम्बर क्यों बने हैं? ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, यानी वो अलग अलग रहे। लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में, बॉडी से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स। यानी 2 बार हार्ट में ब्लड आया, तो इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये आगे अभी पढ़ते हैं डिटेल। वेंट्रिकल्स की थिक वॉल है एट्रियम से। क्यों? एट्रियम से सीधी ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में, ये लंग्स में, या कहेंगे कि बॉडी पार्ट्स में, यानी दूर ट्रांसफर करना है ब्लड का वेंट्रिकल के थ्रू, तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। तो ज्यादा मोटी यानी थिक वॉल्स हैं, ताकि ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ बह सके, यानी फ्लो हो सके। राइट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की
वॉल थोड़ी ज्यादा थिक होगी राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा। लंग्स थोड़े नजदीक है एज कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट। मान लो ब्लड भेजना है टांगों में, तो टांगों में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, तो उसकी बॉडी वॉल थोड़ी थिक होगी। ऐसे ही आर्टरीज की वॉल भी थिक हो गई, क्योंकि आर्टरी हार्ट ब्लड हार्ट से दूर लेके जा रही है। आर्टरीज ब्लड को दूर लेके जाती है, तो इनकी वॉल भी थिक होगी एज कम्पेयर टू वेन, जो कि ब्लड को पास लेके आती है हार्ट के। Ventricle has thicker wall than atrium. Valves are present at junction of atrium and ventricle. Prevent, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, तो ये वाल्व्स होती हैं, वाल्व्स। ये क्या करती है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो करती है ब्लड का। यानी एक बार अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के ब्लड जा नहीं सकता। और ये दिख रहे हैं आपके, ये हैं प्रुकंजे फाइबर्स। प्रुकंजे फाइबर्स, ठीक हो गया ये। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, और हाई प्रेशर होता है, और उनकी थिक वॉल होती है, क्योंकि इन्हें दूर वाले बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाना होता है। और वेन कैरीज ब्लड टुवर्ड हार्ट एंड हैज लो प्रेशर थिन। ब्लड वेन्स को ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचाना होता है, इसलिए इनका थोड़ा कम प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज, जहां पर ब्लड को पूरी थोड़ी दूर पहुंचाना होता है। पल्मोनरी मींस लंग्स। पल्म मींस लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स लंग। आर्टरी का मतलब हार्ट से दूर। हार्ट से दूर कहाँ जाएगी? पल्मोनरी। पल्मोनरी लंग्स के पास, टुवर्ड लंग। पल्मोनरी वेन, यानी वेन का मतलब हार्ट की तरफ, पल्मोनरी यानी लंग से हार्ट की तरफ। aorta इज द लार्जेस्ट आर्टरी प्रेजेंट इन द बॉडी। और इस आर्टरी के बाद ये छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं और आपस में फ्यूज हो जाती है, आर्टरीज और वेन। ठीक, एक बार हम हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट, ये देखिए, ये है एट्रियम, जिसको हम ओरिकल भी कहते हैं। इसको ओरिकल भी कहते हैं। ये एट्रियम हो गया कौन सा? लेफ्ट ओरिकल या लेफ्ट एट्रियम। ये राइट ओरिकल या राइट एट्रियम। और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये होगी पल्मोनरी वेन्स, ये होगी पल्मोनरी वेन, ये होगी पल्मोनरी आर्टरीज, ये होगी एओर्टा, ये सारी एओर्टा है, ये एओर्टा होगी। ये सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर मतलब नीचे, नीचे से वेना केवा जुड़ेगी। सुपीरियर मतलब ऊपर, ऊपर से वेना केवा जुड़ेगी। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। अब डबल सर्कुलेशन डिटेल में पढ़ लेते हैं। लंग से ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ये ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर जाएगा वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में। एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी पार्ट्स में, यानी बॉडी ऑर्गन्स में। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, तो यहाँ से वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, राइट एट्रियम में एंटर करेगा। राइट एट्रियम के बाद वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये लंग्स में एंटर करेगा। यहाँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यहाँ भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और बाद रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन आएगी, लंग्स में आएगी। दोबारा पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड हार्ट में एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में, जो कि होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यहाँ देख सकते हैं कि अब 2 बार ब्लड हार्ट में एंटर हो रहा है। एक तो जब हम लंग्स से ब्लड ला रहे हैं तब ये एक पहली बार तो ये एंटर हो रहा है, और दूसरी बार जब बॉडी ऑर्गन से ब्लड लेके आ रहे हैं दूसरी बार यहाँ एंटर हो रहा है ब्लड। तो ये 2 बार एंटर ब्लड हुआ हार्ट में, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। एक बार और बताता हूँ, पल्मोनरी मतलब लंग्स, 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 पल्मोनरी मतलब लंग्स। लंग्स से ब्लड वेन, वेन मतलब हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ, पल्मोनरी वेन हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा। कौन सा जाएगा? हार्ट की तरफ। लंग्स से हार्ट की तरफ यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फिर वो वाल्व के थ्रू, वाल्व के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब हार्ट से निकला यानी आर्टरी, आर्टरी को हम यहाँ एओर्टा कह रहे हैं, और सबसे बड़ी आर्टरी है या ब्लड वेसल है पूरी बॉडी की एओर्टा। यहाँ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाएगा। वेन्स मतलब हार्ट के पास, वेना केवा के थ्रू हार्ट में जाएगा। कौन कहाँ पे? राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में वाल्व के थ्रू ब्लड जाएगा, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मो मतलब लंग्स, लंग्स आर्टरी हार्ट से दूर, हार्ट से दूर लंग्स में यानी हार्ट से दूर आर्टरी, लंग्स में यानी पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स में ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला सर्कुलेशन यहाँ हार्ट के अंदर ब्लड आया, दूसरा सर्कुलेशन बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ, तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। वेना केवा भी 2 होती है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली साइड, इंफीरियर मतलब नीचे वाली साइड। सुपीरियर अपर वेना केवा और इंफीरियर यहाँ आएगी इंफीरियर, चलिए यहाँ लगा लो इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स हार्ट के पीछे से जाती हैं पल्मोनरी वेन्स, और सीधी एट्रियम में एंटर हो जाती है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो ट्वाइस थ्रू हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग फुल सर्किट। हमने देखा पहला सर्किट जब लंग्स से ब्लड हार्ट में आ रहा, दूसरा सर्किट जब बॉडी पार्ट से लंग्स में जा रहा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम वेन्स, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट टू बॉडी। आर्टरी है, वेन है, बॉडी से हार्ट में जा रहा है वेना केवा के थ्रू, वेना केवा उसके बाद हार्ट से लंग्स में जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, और ये कैपिलरीज हैं, जैसे आर्टरी होगी, आर्टरी की छोटी छोटी ब्लड वेसल, ये उसको कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरी फॉर्म कर देती है। ऐसे वेन की कैपिलरी फॉर्म है, ये आपस में डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड को एक्सचेंज कर लेती हैं और ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ठीक है, चलो सिंगल सर्कुलेशन कहाँ कहाँ होता है? ब्लड फ्लोज वंस थ्रू द हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग द सर्किट। सिर्फ एक ही बार हार्ट के अंदर ब्लड आता है, और ये किस किस में मिलता है? इन सभी में, बर्ड्स में, एम्फीबियंस में, फिश में। बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन होता है, बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट है जैसे कि हमारे अंदर है मैमल्स में, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एनिमल मतलब हम भी वार्म ब्लडी एनिमल है, यानी अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। पोई किलो थर्मस, थर्मल्स ये छोड़ो, पोई किलो थर्मस छोड़ो इसको। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट। इन एम्फीबियर और रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनके पास एक ही वेंट्रिकल होता है, और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी इनका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एनिमल्स। फिशेस के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन हुआ कंप्लीट। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो भी फोर्स ब्लड लगा रहा है
ब्लड वेसल की वॉल्स पे, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ब्लड का फोर्स आर्टरी के मतलब वेसल्स की एरिया पे ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ये प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि आर्टरीज को बॉडी पार्ट में अपना ब्लड भेजना होता है और वेन्स को हार्ट के अंदर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है आर्टरी तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। और प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डिस्टोल इज कॉल्ड रिलैक्सेशन, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ये सभी थोड़ी ज्यादा हाई लेवल टर्म है, 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। वेंट्रिकल डिस्टोल क्या होता है या वेंट्रिकल सिस्टोल, अगर आपको अभी बता दिया तो कंफ्यूज होंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। डिस्टोलिक विषय याद रखना, सिस्टोलिक प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होता है और डिस्टोलिक प्रेशर होता है मतलब 80, 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अगर हम एवरेज निकालें सभी ह्यूमंस का, किसी ह्यूमन का मतलब किसी भी बंदे का नॉर्मल प्रेशर ये भी हो सकता है ब्लड प्रेशर, और किसी का ये भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है 110/80। सभी का अलग अलग डिपेंड करता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फिग्नोमीटर, ये याद रखना। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्टरीज की वॉल थोड़ी कंस्ट्रिक्ट यानी थोड़ी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि फैट डिपोजिशन हो जाता है वॉल्स के अंदर, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लड। अगर ज़्यादा ही प्रेशर हो गया, ज़्यादा भी बढ़ गया तो आर्टरीज फट सकती हैं और हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब ये एनसीईआरटी का कॉलम उठाया है और हमें इसके बारे में पढ़ते हैं, आर्टरीज ऑफ ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी वेन और कैपिलरीज के बारे में। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ब्लड ले जाती है, उन्हें आर्टरी कहते हैं। टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आर्टरीज आर्टर आर्टरीज ब्लड को हार्ट से अवे ले जाते हैं, बॉडी पार्ट्स में ले जाते हैं, उन्हें आर्टरी कहते हैं। सिंस ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरी हैव थिक वॉल। हार्ट पंप हो रहा है तो उसके अंदर ज्यादा प्रेशर हो, हार्ट पंपिंग करेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा, इसलिए उसकी वॉल्स आर्टरी की थिक है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से वो फट ना जाए, इसलिए उनकी वॉल थिक है और इलास्टिक है। इलास्टिक यानी जैसे इलास्टिक को हम खींच सकते हैं और वापस उसी शेप में आ जाती है, तो ऐसे ही हार्ट की वॉल्स हैं। वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। वो बॉडी ऑर्गन से ब्लड आएगा, वहां पे पंपिंग नहीं होगी तो कम प्रेशर होगा, तो उनकी वॉल भी थोड़ी थिन होगी। दे डू नॉट थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट इंश्योर द ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। इनके पास ज्यादा थिक वॉल नहीं होती, लेकिन वाल्व्स होती हैं। वाल्व्स क्या होता है, वाल्व्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड इंश्योर करते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड इंश्योर करते हैं, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो ना हो। मान लो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है और ये ऑक्सीजनेटेड है, ये भी ऑक्सीजनेटेड है, अगर दोनों मिक्स हो गए तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इंस्टेड दे हैव वाल्व दैट ब्लड फ्लो ओनली इन वन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Instead they have valves that ensure the blood flow only in one direction। ठीक है, चलो। On reaching an organ or tissue, the artery divided into smaller and smaller vessels to bring blood in contact with all individual cells. Capillaries, the smallest vessel have valves which are बताया था आपको, जो भी बड़ी वेन्स है वो आगे जाके स्मॉल 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 कैपिलरीज में बंट जाती है। ये वेन है, ये आर्टरी है, तो ये आपस में डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड एक्सचेंज करती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस थ्री इन्वॉल्व। इन्हीं की वजह से ब्लड कैपिलरीज की वजह से अपना मटेरियल एक्सचेंज होता है। द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन। मान लो आर्टरी है, आर्टरी से कैपिलरी निकली, बॉडी ऑर्गन्स में से ब्लड कलेक्ट किया और ये दोबारा ज्वाइन हो जाएंगी कैपिलरीज,
और ये वेन्स का फॉर्म तक लेंगी। द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन दैट कन्वे द ब्लड फ्रॉम अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, जो हार्ट की तरफ यानी टिश्यू से दूर ब्लड को ले जाती हैं। ये अब ब्लड के कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फ के बारे में पढ़े। ब्लड के मेन कंपोनेंट हैं प्लाज्मा, आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा एक फ्लूइड है जो कि हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। बताया था कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होके ट्रांसफर होती है वाटर में, तो वो प्लाज्मा के थ्रू ही होती है। और वेस्ट के भी ट्रांसफर में हेल्प करता है प्लाज्मा। आरबीसी रेड ब्लड सेल जिसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ऑक्सीजन की। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इसका कलर वाइट होता है, इसी को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। और ये इन्फेक्शन को लड़ने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बनाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स ब्लड कोटिंग में हेल्प करती है, कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में। जैसे भी हमें किसी भी जगह चोट लग जाती है तो देखोगे कि अब एक ब्लड क्लोटिंग मतलब बाहर स्ट्रक्चर सा बनने लग जाता है रेड रेड कलर का, उस प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट इकट्ठे हो जाती हैं जहाँ चोट लगती है और गुच्छा सा बना के रेड कलर का स्ट्रक्चर बना देती हैं, उसे हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। एक कंपोनेंट है प्लाज्मा वाटर। प्लाज्मा में 92% वाटर, प्रोटीन होता है, अदर सोल्यूट्स होते हैं, तो जो भी चीज़ें हार्मोन गैस जो भी चीज़ें होती हैं वो है। वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट कहते हैं ब्लड डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये आरबीसीएस के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। ठीक है, अब हम लिम्फ के बारे में बात करते हैं। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं क्योंकि ये टिश्यूज के बीच में बहता है। ये ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, सम यानी फ्लो नहीं करता। सम कंपोनेंट ऑफ ब्लड लीक थ्रू पोर्स इन वॉल ऑफ कैपिलरी, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल एक्सेप्ट आरबीसी। कुछ कभी कभी ब्लड लीक्स हो जाता है पोर्स में, हमारे टिश्यूज के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां पे ब्लड लीक हो जाता है और वो कैपिलरी की वाल्स के थ्रू लीक होता है। उसके अंदर प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, पर उसके अंदर आरबीसी नहीं होते, इसीलिए इसका कलर थोड़ा वाइट या येलोइश कलर का लिम्फ होता है, जिसे हम कभी कभी कहते हैं पीप निकल गया। लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है लिम्फ। कलरलेस फ्लूइड, ऐसा कोई कलर नहीं होता, समटाइम थोड़ा येलोइश कलर नजर आ सकता है प्लेटलेट की वजह से। कंटेन प्रोटीन लेस देन ब्लड, प्रोटीन होते हैं लेकिन ब्लड से कम होते हैं। कैरीज डाइजेस्टिव एंड अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फूड को भी कैरी करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में या ब्लड वेसल में दे देता है। कैपिलरीज के थ्रू ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड बाहर इनटू ब्लड, और जो भी एक्सेस फ्लूइड है ब्लड से वो बाहर निकाल देता है। कौन? लिम्फेटिक कैपिलरीज में टूटता है, लिम्फेटिक कैपिलरी लिम्फ वेसल्स बनाती है और लिम्फ वेसल्स जाके वेन में जुड़ जाती हैं। ये हो गया लिम्फ कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज स्लो एज कम्पेयर टू एनिमल बिकॉज प्लांट मूव नहीं करते, उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होता, तो उनके पास लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स है। अगर लार्ज पोर्शन ऑफ डेड सेल्स हैं तो इनको सो दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी कम चाहिएगी, तो इनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कम होता है। इनके पास दो कंपोनेंट होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो जाइलम है, फिलोएम है। जाइलम मूव वाटर और मिनरल्स को मूव करता है जो कि सोयल से मिलते हैं। कौन मूव करता है? जाइलम। फिलोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर बड़े, कह सकते हैं कि फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है। फूड कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, तो हमने कह दिया ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स में फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर देता है। हम डिटेल में पढ़ते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम के पास वेसल्स होती हैं, ट्रैकियर्ड्स ऑफ रूट ट्रैकियर्ड होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म वाटर कैनल।
जाइलम के दो पार्ट हैं, वेसल और ट्रैकियर्स, और ये दोनों क्या करते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं स्टेम के साथ, लीफ के साथ, और एक टाइप के वाटर चैनल्स ऐसे वाटर चैनल्स बना लेते हैं ताकि ट्रांसफर ऑफ वाटर फास्ट हो सके और जल्दी हो सके। जाइलम के पास रूट प्रेशर की मदद से भी वाटर जाइलम में एंटर करता है। रूट टेक अप आयन फ्रॉम सोइल, सोइल से आयन या वाटर ले लेती है, विच क्रिएट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दोज आयन। मान लो रूट से सोइल से आयन ले लिया रूट के अंदर, तो यहाँ कंसंट्रेशन लो होगी, लो कंसंट्रेशन किसकी, वाटर की, तो वाटर रूट के अंदर मूव कर जाएगा। इसी को हम रूट प्रेशर कहते हैं। आपको पता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में करता है वाटर, तो यहाँ वाटर मूव कर जाएगा। वाटर फ्रॉम सोइल मूव टुवर्ड रूट, सोइल वैसे ही सोइल से वाटर रूट्स में मूव कर जाता है, इसी को हम रूट प्रेशर कहते हैं। देयर इज कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम एंड वाटर स्टेडी पुशेस अपवर्ड, और वाटर ऊपर की तरफ ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट से चलता रहता है। और एक और इसमें काम करता है ट्रांसपीरेशन, हेल्प करता है वाटर की मूवमेंट में। अभी इसको पढ़ते हैं। यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है जाइलम में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, और फ्लोएम बाई डायरेक्शन में होता है। रूट्स टू एरियल पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन, रूट से एरियल पार्ट की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीफ से लॉस हो जाता है वाटर वेपर, उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स इन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ज्यादातर ये स्टोमेटा और लीव्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स। अगर मान लो लीव्स से वाटर अब्जॉर्ब मतलब उड़ गया, तो वहां पर वाटर की कमी होगी, तो वाटर की कमी उसके साथ वाले सेल से लेगी, और दूसरे वाला साथ वाला सेल तीसरे साथ वाले सेल से लेगा, ऐसे करते 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 रूट से लास्ट में आएगा, और रूट से वाटर लेगा, तो ऐसे एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है जिसकी वजह से वाटर अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। इसीलिए ही यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि सबसे पहले लीफ से वाटर जाएगा, तो लीफ से स्टेम, स्टेम से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स में वाटर मूव करेगा। और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे लॉस ऑफ वाटर होगा तो थोड़ी उसके साथ एनर्जी भी लॉस होगी, हीट एनर्जी, तो ठंडक का एहसास होता है हमें जब हम प्लांट के पास होते हैं। डे टाइम में मेजर फोर्स ट्रांसपिरेशन हेल्प करते हैं, क्योंकि धूप पड़ रही होती है तो ज्यादा लॉस होगा वाटर का, तो इसीलिए धूप पड़ रही होती है तो वाटर का ज्यादा लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि टोमेटो ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे, टोमेटो ओपन होती है ड्यूरिंग डे, तो लाइट आएगी, धूप होएगी, तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी बनाएगा, तो टोमेटो ओपन रहेगा तो ज्यादा लॉस होगा वाटर का। और रात में रूट प्रेशर काम करता है, क्योंकि लाइट एनर्जी होगी नहीं तो टोमेटो बंद रहेंगे, इसीलिए। सनलाइट वाटर ट्रांसपिरेशन इवेपोरेट फुल क्रिएट्स, सनलाइट क्या करेगा, वाटर को इवेपोरेट्स कर देगा, सनलाइट वाटर को इवेपोरेट करेगा, एक ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होगा जैसे मैंने बताया। मान लो लीव्स में पानी की कमी होगी तो वो स्टेम से लेगा, स्टेम में पानी की कमी होगी तो रूट से लेगा, तो ऐसे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, इसी को हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। जैसे कि कैसे बताऊं, छोड़ो छोड़ो। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वो ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपोर्ट जाइलम का था, और इसके मेन प्रोसेस ट्रांसपीरेशन था। और पर जो ट्रांसफर ऑफ फूड है लीव से अदर पार्ट को हम ट्रांसलोकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसलोकेट यानी ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। यूज इज एटीपी फॉर सिंथेसिस, यहाँ पे एटीपी यूज होती है ट्रांसपोर्ट करने में, और जाइलम में से कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, वो ट्रांसपिरेशन यानी सक्शन पूल और रूट प्रेशर की वजह से अपना ट्रांसपोर्ट कर लेता है। इंक्रीजेस ऑटोमोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू काजिंग मूवमेंट ऑफ वाटर इन फ्लोएम, उसके वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर देता है टिश्यू का, जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट होती है, और वाटर की मूवमेंट से ही फ्लोएम से फूड का ट्रांसफर हो जाता है। प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लो प्रेशर, जिस भी टिश्यू में लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर वो फूड मूव कर जाएगा। मान लो लीव्स में ज्यादा प्रेशर और
स्टेम में कम प्रेशर होएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो वाट फ्लोएम से यानी लीफ से स्टेम में फूड मूव कर जाएगा थ्रू फ्लोएम। इन स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट्स, रूट्स में शुगर रूट शुगर स्टोर होती है रूट्स में और स्टेम में। अच्छा, ट्रांसपोर्ट टुवर्ड बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, और बर्ड्स के अंदर मान लो यार शुगर प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में से प्लांट के अंदर शुगर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। और स्टोर कहाँ होती है? रूट और स्टेम में। स्प्रिंग में क्या होता है? नए फूल आते हैं, नए फूल यानी बर्ड्स बनती हैं, बर्ड्स को एनर्जी की चाहिए तो रूट और स्टेम से एनर्जी बर्ड्स की तरफ चली जाएगी, यानी फूड रूट और स्टेम से बर्ड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। फ्लोएम और जाइलम के पास इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब होती है, मतलब अलग अलग ट्यूब है, ये फ्लोएम की होगी ये जाइलम की होगी, अपना अलग अलग काम करते रहते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, फ्लोएम फूड है, अमीनो एसिड दे सकता है। ये वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करता है और फ्लोएम करता है फूड को। इसका यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, इसका बायडायरेक्शनल है। ये रूट से पहले पहले मान लो लीफ से रूट और स्टेम में शुगर स्टोर करेगा, फिर रूट और स्टेम से लीफ में जाएगा, ये बाई डायरेक्शनल है। और ये यूनिडायरेक्शनल है, रूट से एरियल पार्ट से ऊपर की तरफ जा, जिसको भी चाहिए स्टेम को चाहिए, लीफ को चाहिए, किसी को भी चाहिए, वहां पे वाटर पहुंचा देगा। ये रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन की पूरी वजह से होता है, लेकिन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें एनर्जी की यूज होती है, यानी एटीपी यूज करते हो। जाइलम के पार्ट होते हैं वेसल और ट्रैकिएड, सीव ट्यूब। फिलोम के पार्ट होते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन। चलिए थोड़ा एक डायग्राम देख लो, ये जाइलम वेसल्स होगी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम क्रॉस सेक्शन है इसका, अगर पीछे की तरफ जाते जाएंगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये इसका। अब हम लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो भी हार्मफुल वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होता है उसे हम रिमूव कर देते हैं, और उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन कर देते हैं, बॉडी सरफेस से बाहर की तरफ अपने वेस्ट मटेरियल को फेंक देते हैं। और ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी मतलब ऑर्गन है किडनीज, किडनीज। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हमने ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किडनी, किडनी के साथ यूरेटर जुड़ी होती है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा होता है, और उससे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा जुड़ी होती है। किडनी क्या करती है? नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड रिमूव फ्रॉम ब्लड थ्रू किडनीज। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी से रिमूव हो जाता है। किडनी क्या करती है? छलनी की तरह काम करती है ताकि यूरिया और यूरिक एसिड उस वेस्ट को रिमूव कर सके। यूरेटर, a pair of ureter connect kidney with urinary bladder। अ पेयर दो ट्यूब्स होती हैं जो कि किडनी से कनेक्ट होती हैं, ये किडनी है, ये दो यूरेटर होगी, दो ट्यूब होगी जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होती हैं, और यहाँ से यूरिन का ट्रांसपोर्ट होता है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है थ्रू यूरेटरा। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन है, ये नर्वस कंट्रोल में होता है, और ये वॉलंटरी एक्शन करता है। वॉलंटरी यानी खुद अपनी इच्छा में ही होता है। अगर ये इनवॉलंटरी होता तो हम कहीं भी फट सकते थे। यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर कनेक्ट्स किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को किडनी के साथ कनेक्ट करने का काम यूरेटर करता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन है, और ये अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है अनटिल इट पास्ड आउट, जब तक वो हम अपने आप से बाहर ना निकाल सके। यूरिथ्रा क्या होती है? ट्रांसपोर्ट यूरिन आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने का काम यूरिथ्रा करती है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का। ये किडनीज हैं, किडनी से ये यूरेटर्स निकल रही हैं, पेयर ऑफ यूरेटर, दो यूरेटर हैं, ये दो किडनी हैं, और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा है। अब ध्यान से देखें एनसीईआरटी में, जो लेफ्ट किडनी है थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है एज कंपेयर टू राइट किडनी, तो इनकी थोड़ी पोजीशन थोड़ी चेंज है। ये एओर्टा है, यहाँ से ब्लड, कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और
यहाँ से वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ अंदर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा वर्ड दिखा देते हैं। किडनी है, किडनी के यहाँ नेफ्रॉन्स कनेक्ट होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं यहाँ, नेफ्रॉन्स। और एक कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट होती है जिससे रीनल आर्टरी कनेक्ट होती है। रीनल आर्टरी यानी रीनल मतलब किडनी, किडनी की आर्टरी, आर्टरी मतलब हार्ट की दूर ब्लड ले जाती है, यानी डिओक्सीनेटेड ब्लड। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये ऐसे, ये बोमन कैप्सूल हो गया, बोमन कैप्सूल। ये ट्यूबुलर नेफ्रॉन हो गया, ये ऐसे स्ट्रक्चर कुछ। ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में देखा है कि बोमन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ब्लड वेसल का गुच्छा होता है। बोमन कैप्सूल में ब्लड इकट्ठा होता है। ये ट्यूबुलर पार्ट, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट यानी ट्यूब वाला पार्ट है। ये कैपिलरीज हैं जो नेफ्रॉन को चारों तरफ से घेर रही हैं, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता रहेगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट है जहाँ पर वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होगा और जाके रीनल आर्टरी या रीनल वेन से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में देख लेते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन का कई बार डायग्राम आता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। और नेफ्रॉन को हम कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम डिटेल में पढ़ते हैं नेफ्रॉन को। बोमन कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है और हर एक नेफ्रॉन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है और ये ग्लोमेरुलस के साथ सराउंड होता है और जो कि फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम करता है। कौन? बोमन कैप्सूल। ये मान लो बोमन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल का गुच्छा है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का गुच्छा है और यहीं पर ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट क्षमता है जिसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, GFR कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन कैसे होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट, कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड हो, ग्लूकोज होगी, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गए, एक्सेसिव साल्ट हो गया, नमक हो गया, फ्रॉम ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं और जो भी इनिशियल फिल्ट्रेट निकलता है वो बोमन कैप्सूल में आ जाता है। मतलब किडनी का काम क्या है या नेफ्रॉन का काम क्या है? वो एक तरह की छलनी है। जो भी एक्स्ट्रा सामान है, जो भी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो छान के अलग कर देती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, मान लो छलनी में छान दी, उसके बाद अगर मतलब अपनी बॉडी को लगा ओ इसकी तो जरूरत थी, तो उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है। Initial filtrate like glucose, amino acid, salt, and major amount of water from filter are reabsorbed back by capillaries surrounded by nephron। मतलब दोबारा reabsorb हो जाता है क्योंकि मान लो एक बार छान दिया तो देखा ओहो ये भी निकल गया, वो भी निकल गया, इनकी जरूरत था बॉडी को, तो वो दोबारा reabsorb कर लेती है। Amount of water reabsorb depend on amount of excess water in body, amount of dissolved water। ये अब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा वाटर का होता है। कैसे? अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे तो कम अब्जॉर्प्शन होगा, तो यूरिन व्हाइटिश कलर का आएगा यानी ट्रांसपेरेंट कलर का यूरिन निकलेगा। अगर हम पानी कम कम पियेंगे तो यानी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो यूरिन येलो कलर का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज और अमीनो एसिड होंगे जिसकी वजह से वो येलो कलर का यूरिन आ जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है? यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, साल्ट हो गया, सिक्रेटेड इन ट्यूबुलर विच ओपन कलेक्टिंग डक्ट में जाके मतलब रीअब्जॉर्ब कर लिया। जो भी फालतू का रहेगा वो सारा कलेक्टिंग डक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा और यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। यूरेटर से यूरिन वाले ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा जब तक हम उसको निकाल। और आर्टिफिशियल किडनी को हम हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। किडनी यार वाइटल फॉर सर्वाइवल के लिए हमारी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है किडनी। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो किडनी रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी। कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई पथरी होगी या कुछ भी
रिस्ट्रिक्शन होगी तो उसे किडनी इफेक्ट होगी और उससे काम को इफेक्ट कर दिया, यानी छलनी हमारी खराब हो गई। दिस लेड टू एक्यूमुलेट ऑफ पॉइजन वेस्ट इन द बॉडी। मतलब कोई भी केमिकल्स खा रहे हैं गलती से अंदर आ रहे हैं तो उसका बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, तो बॉडी काम करना थोड़ा कम कर देगी और बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर किडनी फेल हो जाए तो हम आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, और आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है जो कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर देती है ब्लड के थ्रू डायलिसिस। ये आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब, बहुत सारी देखो नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं आर्टिफिशियल किडनी में, विथ द सेमी परमिएबल लाइनिंग, और इसके अंदर सेमी परमिएबल लाइनिंग है, यानी सिलेक्टिवली साल्ट्स को यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को ही ये बाहर निकालती है। सस्पेंडेड इन द टैंक फ्लूइड विद डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड के मतलब टैंक होता है जिसमें ब्लड के जैसे ही कंपोजिशन होती है। दिस फ्लूइड है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ब्लड के अंदर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होगा अगर सेम कंपोजिशन होगी। एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में होगी और डायलिसिस फ्लूइड में कम कंसंट्रेशन होगी, लेस कंसंट्रेशन होगी, तो हाई कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन वो मूव कर जाएगा क्या, नाइट्रोजन वेस्ट। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, ट्यूब से ये ब्लड को पास कर देते हैं और इसके ब्लड के चारों तरफ डायलिसिस फ्लूइड है और यहाँ कंसंट्रेशन नाइट्रोजन वेस्ट की कम है और ब्लड में ज्यादा है, तो ये यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि इसके चारों तरफ सेमी परमेएबल मेंबर हैं। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड पास इनटू बाय डिफ्यूजन के थ्रू पास हो जाएगी। दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प बैक इनटू द पेशेंट, दिस इज सिमिलर टू फंक्शन ऑफ किडनी, और उसके बाद यहाँ से ब्लड को दोबारा पेशेंट के अंदर डाल दिया जाएगा। बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती वाटर की इन हेल्दी 180 लीटर। How the volume actually exceed is only a liter or two a day because remaining 180 लीटर ब्लड को छानती है, लेकिन सिर्फ 1-2 लीटर ही यूरिन पास आउट होता है, बाकी सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बारे में बात करें। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बाहर निकलते रहते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर रिमूव बाय ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर रिमूव हो जाता है और जो भी पत्तियां पुरानी रहती है पीली पड़ जाती है वो उसको शेड कर देती है। मैनी प्लांट स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन सेलुलर वैक्यूल्स, और वेस्ट प्रोडक्ट को वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर करते रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर इन लीव्स दैट, और लीव्स के अंदर भी स्टोर करते रहते हैं और वो लीव्स झड़ती रहती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड एज रेजिन गम्स, रेजिन और गम के फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है और इंसानों ने क्या किया उसको भी इस्तेमाल में ले लिया, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस सोइल अराउंड देम, और सोइल में भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट देते रहते हैं, लोग इस एक्सक्रीट करते रहते हैं। गैसियस वाटर फ्रॉम स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। वाटर वेपर फ्रॉम लीफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीव्स पर छोटी छोटी बूंदे बन जाती हैं और यहाँ से इवेपोरेशन के थ्रू वाटर भी एक्सक्रीट हो रहा है। सॉलिड वेस्ट स्टोर इन द लीफ के ऊपर भी वाइट वाइट से या कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और जब वो लीफ आने जाती है उसको शेड कर देते हैं। और गम्स एंड रेजिन एक्सक्रीट फ्रॉम लेंटिल्स इन द बॉल, और बार्क से या गम्स वगैरह पेड़ से निकलती रहती है और इसको भी एक्सक्रीट कर देते हैं और इसको ह्यूमंस ने मतलब हम इंसानों ने इस्तेमाल में ले लिया और वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जो भी गम हम यूज करते हैं मेडिसिन में।